प्रदीप जी, आप इसी तरह से देखते हैं कि जातिवाद तो रिजर्वेशन की बात करें खासतौर पर, तो रिजर्वेशन इसलिए लाई गई थी ताकि जातिवाद को समाप्त किया जाए। क्या देखते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो आज सभी जातियों को एक नजर से देख पाते हैं? नहीं देख पाते। देखो एक्चुअली वो कभी भी नहीं एक नज़र से देखते। वो रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, वो जाति को ख़त्म नहीं करना चाहते। अगर वो इक्वलिटी की बात करें, एकता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करें, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? पहल तो उनकी तरफ से हुई है। जो हमारे, देखो मैंने अभी भी बताया कि राजस्थान में इंद्र मेघवाल जी है, उनको एक गड़े का हाथ लगाने पर उनको मार दिया जाता है। मनीषा बाल्मीकि जी है, उनका रात को अंधेरे में संस्कार कर दिया जाता है। हमारे डॉक्टर जो रितु है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं आपको जम्मू की अगर ताज़ा घटना बताऊं, कुछ महीने पहले की बात है, पोनी चक में एक एससी लोगों का घर जला दिया गया। तो ये क्या है? ये जातिवाद नहीं है? अगर जातिवाद खत्म करना है, तो अगर आपको इस पर आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, आप जाति खत्म कर दो। जब जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण रहेगा नहीं। मतलब जाति खत्म नहीं करना चाहते हैं। जब दलित दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं, गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। 75 साल हुए हमें रिजर्वेशन मिले हुए, 75 साल में उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो जब 5000 साल से लगातार उनको आरक्षण मिल रहा था, 100% आरक्षण मिल रहा था, SC ST OBC लोग तो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे थे, तो तब क्या था? 100% आरक्षण उनको था। मैं आपके माध्यम से उनको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमें तो 75 साल हो गए हैं आरक्षण लेते हुए। सिर्फ आप अपनी एक पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन जो है उसको अनपढ़ रख दे, क्योंकि हमने तो 5000 साल अनपढ़ रहे हैं। अपनी एक जनरेशन को अनपढ़ रख दे, फिर आपसे मुकाबला करवा कर देख लें। लगातार हम बताएं आपको कि जो शेड्यूल कास्टिस है, उनको लेकर लगातार कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। लगातार उनके साथ अभद्र व्यवहार की जो बातें हैं वो भी सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें या देश के अन्य राज्यों की बात करें, तो लगातार कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो अक्सर जो है वो झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला जो है एक कॉलेज की प्रोफेसर से जुड़ा हुआ सामने आया है, जिसमें कि वो दौलत राम यूनिवर्सिटी, जाने की दिल्ली की यूनिवर्सिटी से वो अटैच थी, और उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया यूनिवर्सिटी के तौर पर कि उन्होंने जो है जातिवाद को बढ़ावा देने का काम जो है वो यूनिवर्सिटी में किया है। जिसके बाद वो लगभग पिछले काफ़ी समय से जो है वो दिल्ली में इस समय आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर मूल निवासी कठुआ से जो अध्यक्ष है प्रदीप अम्बेडकरी जी, वो भी उनके समर्थन में गए थे, और लगातार वो भी ऐसी गतिविधियों पर हमेशा से नजर रखते हैं, और जम्मू कश्मीर में कोई भी अन्य कोई मुद्दा हो उस पर भी हमेशा से अपनी राय रखते हैं। इस समय हमारे साथ हैं अम्बेडकरी जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और प्रतिक्रिया लेंगे जो लगातार इस समय इतना अभद्र व्यवहार उनसे किया जा रहा है, और अन्य भी कई और मुद्दे हैं जिनसे आज उनसे बातचीत की जाएगी। प्रदीप जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए कीमती। जो आप भी सुनते होंगे, जो जातिवाद को लेकर लगातार ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, SC कास्ट बात कर लें, ST OBC को लेकर, लेकिन ऐसे कुछ मामले आ रहे हैं जो देश भर को झंझोड़ रहे हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि जो हमारी प्रोफेसर साहिबा थी जो दिल्ली में अटैच थी दौलत यूनिवर्सिटी पर, उन पर भी इस तरह के इल्जाम लगाए गए कि जातिवाद को वो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं पाया गया है। आप भी वहां पर गए थे, किस तरह का आपने वहां पर अनुभव किया? धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पहले तो जम्मू ट्रिब्यून चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। बताना चाहता हूँ कि हमारी बहन डॉक्टर प्रोफेसर रितु जी जो 156 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, और उन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि जे दौलत राम कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधीन आता है, जहाँ पर जे प्रोफेसर डॉक्टर रितु जो है जे जातीय भेदभाव करती है। डॉक्टर रितु जो SC समाज से आती है, उन पर अपर कास्ट के लोगों के साथ जाति भेद के इल्जाम मात्र लगे, तो उनको वहां की प्रिंसिपल है सविता राय, उसने उनको सस्पेंशन ऑर्डर दिया, और उस ऑर्डर में उन्होंने मेंशन किया कि आपने 35 बच्चों के साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो जब उसको नोटिस पड़ा तो ऑटोमेटिकली जब कोई जॉब कर रहा था तो उसको पहले तो जमीन निकल जाती है कि मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं है, तो जो कैसे मेरे पर ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। तो डॉक्टर रितु ने उनसे जब वो 35 बच्चों की लिस्ट मांगी कि हमें बताइए कि वो 35 बच्चे आखिर है कौन जिनके साथ मैंने ऐसा किया है, जाति भेदभाव किया है, तो वो डॉक्टर सविता जो प्रिंसिपल है वहां की, उन्होंने एक 35 बच्चों की लिस्ट दे दी।
तो डॉक्टर सविता राय ने जब डॉक्टर हमारी रितु जो बहन है उसने जब पर उस पर इन्वेस्टिगेशन की तो वो एक भी बच्चा हमारी बहन डॉक्टर रितु ने नहीं पढ़ाया था। फिर उसकी जब कंप्लेंट होती है तो वहां पर जब कंप्लेंट में आईओ जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चलता है कि वो एक भी बच्चा जो है वो उस कॉलेज में ही नहीं है। तो अब देखने की बात क्या ये देखते हैं कि कोई साजिश की जा रही है आपके ऐसी समाज से, क्या देखते बिल्कुल हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल साजिश की जा रही है। होता क्या है कि जितने भी अत्याचार होते हैं ना, आप देख लो दलितों पर, दबे कुचले लोगों पर होते हैं। क्योंकि आज आप अगर मेरी आवाज उठा रहे हो तो बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो हमारे दलित दबे कुचले लोगों की आवाज उठाते हैं। तो जितने अत्याचार होते हैं दलितों पर होते हैं उनको दबाने के लिए होते हैं, क्योंकि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। तो इसी तरीके से बहन जो हमारी डॉक्टर रितु है उस पर अत्याचार किया गया कि उसे किसी तरीके से, क्योंकि उसका कसूर क्या था, पहले तो इस चीज पर आएंगे ना कि उसका कसूर क्या था, उसको निकालना क्यों पड़ा। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक अंबेडकर राइट थी, और अंबेडकर राइट होते हुए वो लोगों को वहां पर अवेयर करती थी कि आपको इस तरह के वो सिस्टम है, अगर आप पर कहीं भी कोई धक्का होता है तो आप अपनी आवाज बुलंद करें। उस चीज का उसका जो इंजाम जे दिया गया कि उसको कॉलेज से उन्होंने निकालने की कोशिश की। और देखने की बात यह कि जब वो पता चला कि 35 बच्चे जितने हैं वो एक भी डॉक्टर रितु ने नहीं पढ़ाए, दूसरा वो कॉलेज में ही नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर रितु ने कंप्लेंट की और उस डॉक्टर सविता राय जो प्रिंसिपल है उस पर एफआईआर हो गई। एफआईआर होने के बाद अभी उस एफआईआर होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट भी पेश हो चुकी है। तो मैं जानना चाहता हूं वहां की जो सरकार है, जो दिल्ली है, जो वहां का प्रशासन है, जे सेंटर के अधीन आता है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, और मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि एक औरत पर इतना अत्याचार वहां पर हो रहा है, उसको इस तरीके से निकाला जा रहा है, झूठे इल्जाम लगाकर निकाला जा रहा है, और चार्जशीट भी कोर्ट में पेश हो चुकी है। चार्जशीट पेश होने तक भी उस प्रिंसिपल जो है वो अभी भी कॉलेज में कार्यरत है। हैरानी की बात होती है कि जिस पर एफआईआर हो चुकी है SC/ST एक्ट के अधीन, SC/ST एक्ट के अधीन होने पर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्या मजबूरी है? मतलब हमारी समझ से परे हो रहा है कि क्या उसको कौन सी मनुवादी ताकतें हैं जो उसको बचाने में लगी हो, और उसका बचाने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पर जो सिस्टम है सारा वो मनुवादी सिस्टम है। वहां पर जितने भी लोग अपने हक हकूक की बात करते हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जब हमें पता चला कि हमारी बहन डॉक्टर रितु ने 19 जनवरी को कॉल दी है कि सारे अलग अलग जगह से आए, तो हमने उससे पहले कठुआ में, आपको भी पता है, हमने जहां पर प्रोटेस्ट किया था, हमने राष्ट्रपति साहब जी को डीसी साहब के थ्रू, माननीय डीसी साहब के थ्रू हमने एक मांग पत्र दिया था कि हमारी बहन डॉक्टर रितु को इंसाफ मिलना चाहिए। फिर हम जब उसके बाद हम 19 तारीख को वहां पर जाते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि जिस जगह पर हमने प्रोटेस्ट किया कॉलेज में जहां पर करना था, उन्होंने वहां पर ऐसे फोर्सेस लगा दी थी, ऐसे गन्ने खड़ी कर कर, जैसे होता है ना कि कहीं बॉर्डर पे खड़ी कर रही होती है, बिल्कुल ट्रिगल पे हाथ दबाकर, कि जैसे इन लोगों को उड़ा देना होता है। वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस ने बंदोबस्त कर रखा था कि इन लोगों को प्रोटेस्ट में भी नहीं करने देना। फिर क्या किया, वहां पर हमारे 4 माइक 4 स्पीकर पुलिस ने जबरदस्ती छीन लिए। उसके बाद क्या था कि वो उस प्रोटेस्ट से जो मनुवादी वहां का सिस्टम था कॉलेज का, जहाँ प्रशासन किस दबाव में काम कर रहा है जो वो बताएंगे। वहां पर क्या हुआ कि जो हमारे लोग उस प्रोटेस्ट में आना चाहते थे वो इतना बुखला गया था प्रशासन कि उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता था, उनको अंदर नहीं आने दिया जाता था। जब उन्होंने डॉक्टर रितु को फोन किया, बताया, तो डॉक्टर रितु के कहने पर कुछ लोगों को वहां पर आने दिया, नहीं तो अन्यथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट में पहुंचने दिया। हजारों की संख्या थी वहां पर हमारे माननीय भाई चंद्रशेखर आजाद भी उस दिन पहुंचे थे। और जब वो प्रोटेस्ट चल रहा था तो रात का टाइम, सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है, रात का टाइम हो चला, रात को, क्योंकि काफी दूर दराज से भी लोग आए थे, रात को नियर अबाउट 200-250 लोग वहां पर प्रोटेस्ट में रह गए। तो प्रशासन ने क्या याद किया, क्योंकि प्रशासन तो वहां पर हजारों की संख्या में था, पुलिस प्रशासन ने इतना बंदोबस्त किया हुआ था हजारों की संख्या में, जैसे कोई आतंकवादी आगे खड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक तो हमारी बहन डॉक्टर रितु को मिडिल फिंगर दिखाकर उनको अपमानित करने की कोशिश की वहां पर, और वहां पर जबरदस्ती हम पर लाठीचार्ज किया गया। हम उनके साथ थे, हमारे भाई चंद्रशेखर जी वहां पर हमारे साथ थे। हमको धक्के से वहां पर लाठीचार्ज कर वहां पर गाड़ियों में बैठाकर रिटेन कर थाने में ले गया।
तो थाने में लेकर जाने का उनका मकसद क्या था कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को उखाड़ना है, किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को समाप्त करना है। जी। उस प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए हमें जब थाने में ले जाया गया, तो थाने में भी हमने वहां पर बैठ कर प्रोटेस्ट किया, और वहां पर हमें आधा घंटा वहां पर बैठाने के बाद कहते हैं अब जाओ जी। हमें लेके जा रहे हैं गाड़ियों में, और वहां पर जाकर जब वहां से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर थाने में लेके जा रहे हैं, अब जाओ जी। ये कैसी वो राजनीति कर रहे हैं, बड़ी हमारी समझ से परे है कि हमारे ऐसे लोगों के साथ SC ST OBC माइनॉरिटी, सिखों पर जे दंगे करते हैं, मुसलमानों पर जे कर रहे हैं, ईसाइयों पर जे कर रहे हैं, रिजर्वेशन से इनको तंगी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हमारे लोग काम कर रहे हैं तो वहां पर भी इनको तंगी है, वहां पर भी ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी ना किसी तरीके से ये दबे कुचले लोगों को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं भी अपने लोगों से अपील करता हूं कि ये जो RSS की मनुवादी सरकार है, इस सरकार को 2024 में आने वाले इलेक्शन में इसको आप भगाने का काम करें। ये कभी भी आपके हक हकूकों की लड़ाई लड़ने वाली नहीं है। अगर आपको अपने हक हकूकों की लड़ाई लड़नी है तो अपनी सरकार बनाए। एंटी रिजर्वेशन को लेकर भी लगातार बातें सामने आ रही हैं। पिछले दिनों आपने भी बाबा साहेब अम्बेडकर चौक में वहां पर गणतंत्र दिवस के दिन जो है लड्डू बांटे, उनकी विचारधारा को प्रमोट किया, लेकिन एंटी रिजर्वेशन को लेकर भी कुछ लोग सामने आए। किस तरह से देखते हैं कि आपकी रिजर्वेशन से आज लोगों को इतना डर क्यों सता रहा है, क्यों लोग जो है एंटी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं? जी देखिए, मैंने सर पहले भी आपको बताया है कि क्या है कि वो दलित दबे कुचले लोगों को दबाना चाहते हैं, गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज उनको, मतलब मैं सीधी ऐसी लैंग्वेज कि आज 75 साल हुए हमें रिजर्वेशन मिले हुए, 75 साल में उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो जब 5000 साल से लगातार उनको आरक्षण मिल रहा था, 100% आरक्षण मिल रहा था, SC ST OBC लोग तो बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे थे, तो तब क्या था, 100% आरक्षण उनको था। मैं आपके माध्यम से उनको सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि हमें तो 75 साल हो गए हैं आरक्षण लेते हुए, सिर्फ आप अपनी एक पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन जो है उसको अनपढ़ रख दे, क्योंकि हमने तो 5000 साल अनपढ़ रहे हैं। अपनी एक जनरेशन को अनपढ़ रख दे, फिर हमसे मुकाबला करवा कर देख ले। और दूसरी बात मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन जो है ना, ये हमें बीखनी मिली हुई है। ये उनके दिमाग में ये आता है, क्योंकि वो तो मुझे लगता है कि वो अनएजुकेटेड लोग थे, जिन्होंने जब वहां पर जाकर, हमने अगर वहां पर उस दिन गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाया है, तो गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में हमें खुशी हुई कि हमारे बाद BJP RSS वाले भी वहां पर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पर उनकी मानसिकता देखो, वहां पर जाकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हर किसी को धार्मिक आजादी है, अपने अपने किसी भी रहबर पीर पैगंबर का नाम ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने क्या किया, वहां पर ही मिठाई बांटी। मिठाई किस खुशी में बांटी कि आज हमारा संविधान लागू हुआ है। तो संविधान जो लागू हुआ है तो वो किसने किया है, संविधान के हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया है। उनके संविधान के वो लागू होने पर खुशी भी मना रहे हैं और उसी संविधान के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, आप किस तरह से देखते हैं कि जातिवाद, जो रिजर्वेशन की बात करें खासतौर पर, तो रिजर्वेशन इसलिए लाई गई थी ताकि जातिवाद को समाप्त किया जाए। क्या देखते हैं कि जो लोग रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करते हैं, क्या वो आज सभी जातियों को एक नजर से देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं? देखो, एक्चुअली वो कभी भी नहीं एक नजर से देखते। वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, वो जाति को खत्म नहीं करना चाहते। अगर वो इक्वलिटी की बात करें, एकता, समानता, बंधुता, भाईचारे की बात करें, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, पहल तो उनकी तरफ से हुई है। जो हमारे, देखो मैंने अभी भी बताया कि राजस्थान में इंद्र मेघवाल जी है, उनको एक गड़े का हाथ लगाने पर उनको मार दिया जाता है। मनीषा वाल्मीकि जी है, उनका रात को अंधेरे में संस्कार कर दिया जाता है। हमारे डॉक्टर जो रितु है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और मैं आपको जम्मू की अगर ताजा घटना बताऊं, कुछ महीने पहले की बात है, पोंडीचक में एक SC लोगों का घर जला दिया गया। तो ये क्या है, ये जातिवाद नहीं है? अगर जातिवाद खत्म करना है तो अगर आपको इसको, आरक्षण को खत्म करना चाहते हो, आप जाति खत्म कर दो। जब जाति खत्म हो जाएगी तो आरक्षण रहेगा नहीं। मतलब जाति खत्म नहीं करना चाहते हैं। देखो, जाति के आधार पर अगर आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आरक्षण, अभी राम मंदिर बना है तो राम मंदिर में कौन है, स्वर्ण है। जब राम मंदिर में स्वर्ण है और रामायण जो लिखी है वाल्मीकि महाराज ने लिखी है, तो क्या एक भी पर्सन कोई वाल्मीकि समाज का है? मैं तो उनसे अपील करूंगा, हमें खुशी होगी, हम भी जय श्री राम कहेंगे। हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को भी वहां पर मौका दिया जाए। वहां पर आपको 100% रिजर्वेशन चाहिए है, लेकिन इस रिजर्वेशन से जहां पर जो दबे कुचले लोग थे, जिनको 5000 साल पढ़ने का मौका नहीं मिला, वो भी जो रिजर्वेशन है
वो कोई बीक नहीं है। हमें जो है डबल बोर्ड का अधिकार मिला था। उस वक्त जो कांग्रेस के मुखिया थे मोहनदास करमचंद गांधी, जी जी। उन्होंने क्या किया कि एक मरण व्रत रख दिया कि इन लोगों को इनके जो हक अधिकार है ये नहीं मिलने चाहिए। जब उन्होंने वहां पर मरण व्रत रखा तो बाबा साहब पर मतलब अलग अलग तरह से प्रेशर पड़ने लगा। तो बाबा साहब को उस वक्त उन चीजों को, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि अगर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी समझौता ना करते तो वो मोहनदास करमचंद की जान चली जाती। हमारे तो परम पूज्य बाबा साहब ने उसकी जान बचा दी, उसकी जान भी बचाई। और उसके के लिए जो उनका समझौता हुआ, अगर उनको नहीं पता था मैं बताना चाहता हूं, उसको पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। और उस पूना पैक्ट समझौते के कारण हमारा जो डबल बोर्ड का अधिकार था वो छोड़कर हमें रिजर्वेशन मिली, ताकि जो दबे कुचले लोग हैं वो बराबर आ जाए। तो वो उनको बराबरी के लिए कर रहे हैं। तो अगर इनको अभी भी तकलीफ हो रही है तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप जातिवाद से ऊपर उठिए, हमें आरक्षण नहीं चाहिए। आप जात खत्म करो, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रदीप अम्बेडकर जी मौजूद थे और हमेशा से बेबाकी से अपनी आवाज़ रखते हैं और अन्य भी कई मुद्दों पर आज उन्होंने फिर से एक बार बेबाकी से अपनी आवाज़ रखी है। पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से उन्होंने भी अम्बेडकरी चौक में जाकर वहाँ पर लड्डू बांटे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को लोगों के सामने रखा। और हमेशा से जितने भी अपने समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनके साथ आज भी 21वीं सदी में भी आज इंसाफ नहीं हो पा रहा है, लगातार वो लोग जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। और एंटी रिजर्वेशन को लेकर भी अब वो लोग कुछ सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो समाप्त की जानी चाहिए। उन लोगों से भी हमारा एक सवाल रहेगा कि आप लोग जो है सभी जातियों को एक नज़र से देखें, रिजर्वेशन जो है वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी।